चाइना की आबादी 1.4 अरब से ज़्यादा की है और जाहिर सी बात है कि यहाँ इतने सारे लोगों का पेट भी भरना पड़ता है। लेकिन यहाँ फूड की डिमांड इतनी ज़्यादा होने के बावजूद फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के नियमों में काफ़ी ढीलापन है और मुनाफाखोरों का राज है। नतीजतन चाइना के कंज्यूमर्स को मिलते हैं पेट की धज्जियां उड़ाने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, नकली अंडों से लेकर बच्चों के जहरीले फार्मूलाज और प्राचीन स्टेक तक। आइए एक नज़र डालते हैं चीन के कुछ फूड स्कैंडल्स पर। गटर का तेल, अरे वाह, जरा देखो कैसे ये अच्छी ओल्ड लेडी लोकल सीवर्स की सफाई करके मोहल्ले का भला कर रही है। अगर आपको लगा कि एक महान और समाज सेवा वाला काम है तो भैया ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको बाद में समझ आएगा कि दरअसल वो उस गंदगी को अपने फायदे के लिए निकाल रही है। ये काले बाजार के गटर ऑयल का मेन इंग्रेडिएंट है। ये ऑयल एक बहुत ही गंदा और अनहाइजीनिक प्रोडक्ट है जिसे उस सॉलिफाइड ऑयल से बनाया जाता है जो नालियों से बहता हुआ सीवर में गिरता है। इस स्मेल को निकाल कर और फिर प्रोसेस करके एनिमल फैट के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे कुकिंग ऑयल का एक किफ़ायती लेकिन लीगल विकल्प तैयार होता है। इसके बाद इसे रेस्टोरेंट, स्ट्रीट वेंडर और हर उस आदमी को सस्ते में बेचा जाता है जो बिल्कुल सवाल नहीं करेगा कि ये आया कहाँ से। फूड सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने जनता को चेतावनी दी है कि इस प्रकार के तेल में एक हानिकारक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डैमेज और यहाँ तक कि कैंसर का भी कारण बन सकता है। लेकिन भाई सस्ते सामान का लालच किसको नहीं होता। 2010 में जब ये अपनी चरम पर था तब चीन का 10% कुकिंग ऑयल सीवेज के रिसाइकल से बनता था। ये चाहे कितना भी खतरनाक हो, लेकिन चाइना की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इसे आज भी यूज करती है। 2020 में रेस्टोरेंट चेन जियो लॉन्गकेन के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के पीछे वाले सीवर में 2 साल में 2 टन से अधिक गटर का तेल बनाकर बेचा था। मुझे यकीन है कि इस खबर से उनके ग्राहकों के मुंह का स्वाद एकदम बिगड़ गया होगा। अगर उस गटर के गूदे को देखकर आपको जुबान साफ करने का क्लीनर चाहिए तो मैं कहूँगा कि आप उन फ्रेश लाइक और सब्सक्राइब बटन को फटाफट से हिट कर दो दोस्त। मैं हर रोज़ ब्रांड न्यू कंटेंट अपलोड करता हूँ और उस गटर ऑयल स्कैंडल की तरह मैं पुराने मटेरियल को रिसाइकिल भी नहीं करता भाई। अब चेहरे के एक्सप्रेशंस तो तैयार रखो, क्योंकि हम फिर से लौट रहे हैं चीन के सबसे खराब फूड स्कैंडल्स पर। टोफू। कुछ लोग चीन के प्रसिद्ध बदबूदार टोफू की बांस की तुलना बदबूदार पैरों, गर्म कचड़े या सड़े हुए मांस से करते हैं, लेकिन भाई कुछ को तो इसकी तीखी गंध बहुत पसंद है। यह ट्रेडिशनल टोफू एक चाइनीज डिश है जिसमें पहले सोया दूध का दही बनाया जाता है, फिर उसे दबाकर एक ठोस ब्लॉक बना दिया जाता है और आखिर में फर्मेंटेड ब्राइन में मैरिनेट किया जाता है। इसको जितना ज्यादा फर्मेंट करते हैं ये सड़ी हुई डिश इतनी बदबू छोड़ती है ना, क्या ही कहें। कुछ फैक्ट्रीज इसे ब्राइन या नमकीन पानी के साथ बस थोड़े दिन रखते हैं, जबकि कुछ तो इसे 1 साल तक उसी में डुबा कर रखते हैं भाई। इसकी बदबू आमतौर पर इसकी क्वालिटी की निशानी है, लेकिन भाई कभी कभी वो मक्कारी भरे शॉर्टकट से भी पैदा हो जाती है। 2003 में शेनझेन न्यूज़ का एक पत्रकार एक अनरेगुलेटेड बदबूदार टोफू वर्कशॉप में गुप्त रूप से चला गया और उसे बताया गया कि ब्राइन में इंसानी मल मिलाया जाता है ताकि ये और बदबूदार बन सके। कोई हैरानी की बात नहीं है कि अधिकारियों ने उस वर्कशॉप को तुरंत बंद कर दिया। फिर 2007 में चीन के स्टेट ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने खुलासा किया कि 100 से ज़्यादा निर्माता इस बदबूदार प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए सड़ा हुआ पानी और गोबर खाद का इस्तेमाल कर रहे थे। एक वर्कर ने तो स्वीकार किया कि उसने प्लास्टिक की बाल्टी में शौच कर दिया था ताकि नमकीन पानी में डालने के लिए क्यूब्स का स्टॉक वो खुद ही बना सके। यार इन लोगों को इसका नाम बदल कर ना टॉयलेट टोफू रख देना चाहिए, है ना। ब्लीच्ड बीन कर्ड। क्या आपने कभी कहावत सुनी है कि ये इतना अच्छा है कि खाने की इच्छा ही नहीं हो रही? भाई ये बात चाइना के ब्लीच्ड टोफू कांड में सही साबित होगी। 2014 में शेंडोंग प्रांत में चीनी अधिकारियों ने 11 टन से अधिक अवैध रूप से बनाए गए सूखे टोफू को जब्त कर लिया। ये एकदम परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन ये जहरीला निकला। इसे एक लोकल गैंग ने प्रोड्यूस किया था। उन्होंने सोचा कि अगर वो बैन किए गए इंग्रेडिएंट रोंगा लाइट से टोफू बनाएंगे तो रातों रात पैसा कमा लेंगे। ये एक इंडस्ट्रियल ब्लीचिंग एजेंट है जिसका उपयोग अक्सर प्रिंटिंग और डाइंग इंडस्ट्री में किया जाता है। ये सूखे टोफू स्टिक्स को सफ़ेद और चबाने में मज़ेदार भी बनाता है, लेकिन भाई पकाने के दौरान इससे निकलने वाली फॉर्मेल्डिहाइड गैस से सिरदर्द, उल्टी और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। यह वैसे ही बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन बात इससे भी ज़्यादा भयानक थी भाई। अधिकारियों को डर था कि शेडोंग, हेनान और जिग्यांशी प्रांतों के आसपास के लोकल बाजारों में 110 टन से अधिक जहरीले टोफू बेचे जा चुके हैं। यार ये लगभग 2 बोइंग 720 के वजन के बराबर है। लेकिन किस्मत से इसके जहरीले असर से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि किसी के भी बीमार होने की खबर नहीं आई। बाल बाल बचे भाई।
खून का टोफू। इसका नाम तो टोफू है, लेकिन चाइना के इस ब्राइट रेड ब्लड टोफू में एक बूंद भी सोया मिल्क नहीं डाला जाता। टोफू बनाने के सारे गोरख धंधों में ये कंफ्यूजिंग व्यंजन सबसे खौफनाक तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। तो भाई इसे पूरी तरह बतख के या सुअर के जमे हुए खून से बनाया जाता है। इसे नमक के साथ गर्म किया जाता है ताकि ये जमकर ब्लॉक्स में बदल जाए। फिर इनको बहुत से ट्रेडिशनल सूप्स और डिशेस में डालकर खाया भी जाता है। आपको सुनकर ही उल्टी जैसा लग रहा होगा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 2013 में हेनान प्रांत के 4 व्यापारियों को लगभग 5,30,000 पाउंड जहरीला ब्लड टोफू बनाने और उसे लोकल मार्केट में बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस व्यापार से उन्हें $75,000 का भारी मुनाफा हुआ था। लेकिन यार ये धंधा थोड़ा सा गंदा था। वो लोग इसमें कंसंट्रेटेड फॉर्मेल्डिहाइड मिक्स करते थे, जिसे लिक्विड फॉर्म में फॉर्मेलिन के नाम से जाना जाता है। अगर ये सुनकर आपके दिमाग में खतरे की घंटी नहीं बजी तो आगे सुनो। फॉर्मेल्डिहाइड प्रिजर्वेटिव गुणों वाला एक केमिकल है जिसे डेड बॉडी पर प्रिजर्व करने के लिए लेपा जाता है। इसे ब्लड टोफू के साथ मिलाने से उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ लंबी हो जाती है और कलर ब्राइट रेड हो जाता है। लेकिन भाई फॉर्मेल्डिहाइड कंज्यूम करने से लीवर को भारी डैमेज होता है और किडनी भी खराब हो सकती है। और अगर गर्भवती औरतें इसे कंज्यूम कर लें तो पेट में मौजूद बच्चे में विकृति भी पैदा कर सकता है। ये मामला और ज्यादा बदतर इसलिए हो गया क्योंकि फैक्ट्री के मालिक को पता था कि ये केमिकल जहरीला है, इसलिए वो अपनी फैमिली के लिए बनाए जाने वाले ब्लड टोफू में इसे बिल्कुल नहीं डालता था। यार मैं तो कहूंगा कि वो बंदा एक वैम्पायर था। मेरा मतलब है कि एक तो वो खून पीता था और ऊपर से उसकी आत्मा भी मरी हुई थी। तरबूजों में धमाका। ये कॉन्सेप्ट सुनते ही हंसी आ जाती है, लेकिन भाई जिज्ञासु प्रोविंस में 2011 में जब तरबूजों में विस्फोट हुए तो ये किसानों के लिए कोई मजाक की बात नहीं थी। उनके पसीने छूट गए। वहां तब बहुत भारी बारिश हुई थी, लेकिन 115 एकड़ पर उगे तरबूज अभी पके नहीं थे। वे अचानक फूटने लगे। एक किसान ने बताया कि ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उनकी फसल में कम से कम 80 खरबूजे कुछ ही घंटों में फट गए। ज्यादातर लोग तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाए कि तरबूजों में ऐसे रहस्यमय ढंग से तबाही का कारण क्या था। लेकिन नॉनजिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वांग लियांगजू ने फसलों का निरीक्षण किया और समस्या की जड़ तक पहुंच गए। दरअसल किसानों ने फसल को जल्दी पकाने के लिए 4-क्लोफेनेरॉन नामक स्टिमुलेंट यूज किया था। यह केमिकल यूज करना लीगल है और इससे तरबूज 2 हफ्ते पहले पककर तैयार हो जाते हैं और उनकी साइज भी 20% बढ़ जाती है। लेकिन उन्होंने इसका यूज फसल में बहुत देर से किया, इसलिए जब मौसम में नमी आई तो वो कच्चे तरबूज अचानक कुछ ज्यादा ही तेजी से पकने लगे। इस धमाकेदार स्कैंडल के बाद चाइना की फार्मिंग में अपनाए जा रहे गलत तरीके सामने आए। अब तो भाई बची हुई फसल को खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा था और इसके लिए आप ग्राहकों को दोष भी नहीं दे सकते। आखिर आप भी होते तो क्या केमिकल से भरे हुए तरबूज को अपने किचन में फटने के लिए लाते? मैं तो नहीं लाता भाई। बे ऑफ पिग्स। ऐसा अक्सर नहीं होता कि आप नदी में सुअरों को देखें। हालांकि एक बार जरूर मेरी मेबल आंटी ने वेकेशन के दौरान 2007 में नदी में गोता लगाया था, लेकिन यहाँ कुछ और ही बात है यार। 2013 में जियाक्सिंग शहर में हुआंग नदी के किनारे 16,000 से अधिक सुअरों की लाशें पाई गई। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया क्योंकि हुआंगपू नदी उस एरिया के लोकल लोगों के लिए पीने के पानी का एक मेजर सोर्स है और सड़ते हुए सुअरों के पार्टिकल्स आपके पानी में आ जाएं, यार ये तो बात बनेगी नहीं। मरे हुए इतने सुअर वहां तैरते हुए कैसे आए, ये एक रहस्य बना रहा। लेकिन फिर लेबोरेटरी के टेस्ट से पता चला कि उनमें से कई सुअर पोर्सिन सर्कोवायरस से अफेक्टेड थे। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ, दस्त और कभी कभी मौत हो जाती है। क्या आप भी सुनते हुए ही एकदम से टेंशन में आ गए क्या? लेकिन इस खतरनाक कंडीशन के बावजूद ये बीमारी इंसानों को नहीं लग सकती और भाई पानी की क्वालिटी ठीक ठाक ही बनी रही। हालांकि जियाक्सिंग के अधिकारियों ने दावा किया कि जानवरों में कोई महामारी नहीं पाई गई और उनकी मौत शायद ज्यादा सर्दी पड़ने के कारण हुई थी। लेकिन यार अगर इसका कारण वास्तव में ऐसा मासूम सा है तो फिर उन्हें इस तरह अवैध रूप से क्यों डंप कर दिया गया? अधिकारियों का मानना है कि चाइना ने अभी बीमार और मरे हुए पिग्स के पोक की बिक्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मुहिम छेड़ी थी। शायद इसीलिए इन्हें वहां पर फेंक दिया गया। उन सड़ती हुई लाशों को सुरक्षित रूप से डिस्कार्ड करने के बजाय उन्हें पास ही की नदी में चुपचाप फेंक देना आसान तरीका था। मुझे लगता है यार कि पिग इग्नोरेंट वाली कहावत को चेंज करके पिग फार्मर इग्नोरेंट कर देना चाहिए। खराब बॉल्टेड वाटर। आपको लगता होगा कि बॉल्टेड वाटर नल के पानी से ज्यादा सेफ और साफ होता है, खासकर उन मरे हुए सुअरों के केस के बाद। लेकिन 2013 में चीन की बॉल्टेड वाटर इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े स्कैंडल ने हिला कर रख दिया जब ये पता चला कि एक कंपनी नल के पानी से भी कम सुरक्षित पानी बेच रही है।
नोंगफू स्प्रिंग, जो कभी चीन के बॉल्टेड वाटर का 21.8% प्रोडक्शन करती थी, उस पर बीजिंग टाइम्स ने आरोप लगाया कि वो अपने पानी को नेशनल स्टैंडर्ड के बजाय रीजनल स्टैंडर्ड से फिल्टर करती है। DB33/383 नामक आर्सेनिक जैसे कैंसर पैदा करने वाले एलिमेंट्स का लेवल इसमें नेशनल लिमिट से डबल हो सकता है। इसी तरह कैडमियम नाम के एक हैवी मेटल के ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जिनसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। इनको भी नेशनल लेवल से 5 गुना ज्यादा तक परमिट दिया गया था। नोंगफू ने भी जवाबी हमला करते हुए इन दावों के खिलाफ $9.7 मिलियन का मानहानि का मुकदमा कर दिया, लेकिन उनकी रेपुटेशन का तो भैया डैमेज हो चुका था। लोगों का कंपनी पर से भरोसा उठ गया और इस स्कैंडल की वजह से बिक्री में उन्हें 2 बिलियन युआन का नुकसान हुआ। उस समय ये लगभग $325 मिलियन के बराबर था। यार वो लोग यही सोच रहे होंगे कि इस पर वो ढक्कन क्यों नहीं लगा पाए। सड़ा हुआ फास्ट फूड के दिग्गज स्टारबक्स, KFC और मैकडोनल्ड्स सभी एक ब्रांड लेवल पर अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन उनकी सभी चाइनीज ब्रांचेस जून 2014 में एक सड़े हुए घोटाले में एक साथ शामिल थी। एक टीवी रिपोर्ट ने उनके एक सप्लायर को एक्सपोज किया जिसका नाम शंघाई हुसी फूड कंपनी था। ये अपने प्रोडक्ट्स में एक्सपायर्ड मीट यूज करता था। इस कंपनी की फैक्ट्री में वर्कर्स को फ्रेश मीट के साथ मांस के एक्सपायर हो चुके पैकेजेस को मिलाते हुए गुप्त रूप से फिल्माया गया था। उन्होंने गंदी जमीन से भी मीट को उठाकर फिर से प्रोडक्शन में फेंक दिया था। इस रिपोर्ट ने सीधे मैकडोनल्ड्स के मैकनगेट्स की सेल्स वैल्यू को हिट किया और जुलाई 2014 में उसकी एशियन मार्केट सेल्स 7.3% गिर गई। अगस्त 2014 में ये 14.5% और ड्रॉप हो गई। लेकिन ये अकेला चीन ही नहीं था जिसे आउटडेटेड मीट की सप्लाई की जा रही थी। कुछ KFC के रेस्टोरेंट और स्टारबक्स के कैफे ने भी शंघाई हुसी को यूज किया था, और पापा जॉन्स, पिज्जा हट, डोमिनोज, बर्गर किंग और यहाँ तक कि आइकिया जैसे बड़े ब्रांड्स ने तो पहले भी इनका इस्तेमाल किया था। आखिर में 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और एक जांच से ये निष्कर्ष निकाला गया कि कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में कंजूसी करने के लिए ये पूरा गोरख धंधा किया था। शुक्र है ऐसे किसी के बीमार होने की रिपोर्ट नहीं आई। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन जब से मैंने उन भयानक मैकनगेट्स के बारे में सुना है ना, मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा है। नकली हॉटपॉट एक चीनी डिश है जो कि ठीक वही है जो उसके पैकेट पर या इस मामले में पॉट पर लिखा है। ये एक बड़ा हॉटपॉट होता है जो एक शानदार उबलते हुए शोरबे से भरा होता है। इसमें अलग अलग तरह के मीट, सब्जियां और सॉस होते हैं जिन्हें आप अपनी टेबल पर पकाते हैं। ये सुनने में तो सुपर लग रहा है दोस्त, लेकिन 2015 में एक चाइनीज न्यूट्रिशन ने पूरे देश के सामने हॉटपॉट में शामिल घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। ऐसा लग रहा है कि वो एक लजीज सूप बन रहा है, लेकिन ये एक ड्रग के शोरबे जैसा है मेरे भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने इस रेसिपी में असली खाने का एक भी टुकड़ा नहीं डाला। इसके बजाय वो सिर्फ उबलते पानी में एथिल माल्टोल, कैप्सिकम, ओलेरिसिन और डिसोडियम 5 राइबोन्यूक्लियोटाइड मिला रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो भाई उसने सिर्फ पानी को गाढ़ा किया और स्वाद के लिए फ्लेवर एनहांसर्स डाल दिए। ये धमाकेदार वीडियो चाइनीज मीडिया पर चारों तरफ छा गया और इसने जनता को सचेत कर दिया कि पैसे बचाने के लिए कुछ रेस्टोरेंट क्या हरकत कर सकते हैं। और बात केमिकल सूप पर ही खत्म नहीं हुई। जांचकर्ताओं ने पाया कि कुछ रेस्टोरेंट ने हॉटपॉट के मिक्सचर में एंटी मलेरिया दवाएं भी डाली हुई हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग सड़े हुए मांस का यूज कर रहे थे और इन दवाओं से ग्राहकों को उसके साइड इफेक्ट से बचाया जा सकता था, जैसे कि भयंकर डायरिया। भाई लगता है कि इन कस्टमर्स को तो बस एक ही पॉट की जरूरत पड़ने वाली है और वो है टॉयलेट। ये चावल ठीक नहीं। क्या आपने भी 2016 में इंटरनेट पर छाई प्लास्टिक के चाइनीज चावल की अफवाह पर यकीन कर लिया था? उस समय की रिपोर्ट्स के अनुसार चीन द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे चावल बिल्कुल वैसे ही प्लास्टिक के हैं जैसे उनके कैरी बैग हैं। शुक्र है कि सोशल मीडिया की वो खबरें शायद गलत थीं, लेकिन चीन में इससे पहले चावलों को लेकर इससे ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। भाई 2011 में नॉनजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी में पाया कि 6 अलग अलग प्रांतों के लोकल मार्केट्स में बेचे जाने वाले चावल में 10% से 60% तक कैडमियम होता है। ये एक बेहद जहरीला हैवी मेटल है। अगर ये सिर्फ ट्रेस अमाउंट में मौजूद हो तो इस मेटल से ज्यादा खतरा नहीं होता। चावल में लीगली 0.44 मिलीग्राम प्रति पाउंड के कैडमियम अलाउड हैं, लेकिन कुछ सैंपल्स में तो भाई भारी रिसर्चर्स को उसका 5 गुना ज्यादा मिला। इतने लेवल से लंबे समय तक संपर्क में रहने से सांस की समस्या, कैंसर और यहाँ तक कि हड्डियां भी नरम पड़ सकती हैं। इस कंटेमिनेशन के संकट ने पूरे देश को भयभीत कर दिया, क्योंकि चावल चीनी व्यंजनों का एक प्रमुख हिस्सा है। इस देश में 2010 और 2011 के बीच लगभग 150 मिलियन टन चावल की खपत हुई, लेकिन फिर स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई?
चीन ने बड़े पैमाने पर मौजूद इंसानी प्रदूषण के सोर्सेज जैसे कि माइनिंग और एग्रीकल्चर को इसका जिम्मेदार ठहराया। ये तेजी से हुए औद्योगिकीकरण की वजह से हुआ है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि 10% कृषि मिट्टी हैवी मेटल एलिमेंट से प्रदूषित हो चुकी है, जिससे पूरे 12 मिलियन टन चावल कंटेमिनेट हुए हैं, जो 20 मिलियन युआन से ज्यादा के हैं, मतलब $317 मिलियन। यार ये तो खराब चावल की भारी कीमत है। नकली अंडे, ये अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इंटरनेट पर चाइना के नकली अंडों के बारे में जो खबरें उड़ी थी वो गलत नहीं थी भाई। 1990 के दशक से चाइना के मार्केट्स में नकली अंडे आना शुरू हो गए थे और ये अंदर और बाहर दोनों जगह से ही एकदम असली जैसे दिखते हैं, लेकिन जब आप उन्हें फ्राई करते हैं तो उनमें से केमिकल की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलती है जो कि बताती है कि आप बेवकूफ़ बन चुके हो भाई। इसको बनाने के लिए एक सांचा तैयार किया जाता है जिसमें रेसिन, स्टार्च, कोएगुलांट और पिगमेंट के मिक्सचर को भरा जाता है, जिससे अंडे की सफेदी का रंग असली लगे। लेकिन फिर रेसिन और पिगमेंट्स का एक अलग मिक्सचर इसकी नकली जर्दी बनाने के लिए मोल्ड में डाल दिया जाता है। आखिर में इस पूरी चीज को पैराफिन वैक्स, जिम्स पाउडर और कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्सचर से लपेटा जाता है, जिससे इसका छिलका एकदम असली दिखे। हालांकि अंडे इतने वास्तविक दिखते हैं कि आप बेवकूफ़ बन जाएंगे, लेकिन फिर भी इन्हें पहचानने के कुछ आसान तरीके हैं। आपको मुर्गी को अंडा देते हुए देखने की ज़रूरत नहीं है भाई। सबसे पहले नकली अंडे में जो जर्दी और सफ़ेदी होती है वो या तो बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाते हैं या बिल्कुल नहीं होते। उनके अंदर जर्दी के चारों ओर मौजूदा चालाजा नाम के अजीब तरह के रेशे भी नहीं होते। ये नेचुरल जर्दी को इसके अंदर सस्पेंड करने के लिए होते हैं ताकि छिलका टूट ना जाए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है इसकी कीमत। असली अंडों के मुकाबले इनको बनाने की कीमत केवल 25% होती है, इसलिए इन्हें बहुत सस्ते में भी बेचा जाए तब भी मुनाफा है। यार उम्मीद करता हूँ कि चाइना इस स्कैंडल को जल्दी फोड़ देगा। सोया सॉस का झटका। सोया सॉस एक लोकप्रिय सोडियम से भरा हुआ सॉस है जिसको किसी भी चीज में डाल सकते हैं, स्टिर फ्राइज से फिश तक। ये आमतौर पर सोयाबीन, खमीर और गेहूं के आटे को मिलाकर बनता है, जिसे 2 साल तक फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन 15 साल पहले जिनशेग्युआन बायो इंजीनियरिंग कंपनी को सोया सॉस के अल्टरनेट के रूप में इंसानों के बाल का यूज करते हुए पकड़ा गया। जी हाँ, आपने सही सुना। 2004 में इन वर्कर्स को सीक्रेटली रिकॉर्ड किया गया था जब ये देश भर की नाई की दुकानों, सैलून और अस्पतालों से इकट्ठे किए गए बालों के गंदे बैग्स को टटोलते रहते थे। उनका काम था बालों से ईयरबड्स, सैनिटरी पैड्स और यहाँ तक कि इस्तेमाल किए गए कॉन्डोम जैसी चीजों को हटाना। फिर बालों को काटा गया और बिना साफ किए ही एक रिएक्टर में डाल दिया गया, जिसमें से ये एक काला गाढ़ा लिक्विड बनकर निकले। इन घिनौने लिक्विड का मेन कंपोनेंट था इसका नाइट्रोजन कंटेंट, जिसे दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला दिया जाता था ताकि सोया सॉस के नेशनल स्टैंडर्ड का पालन किया जा सके। फिर इसे सुखाकर प्रोडक्शन कंपनियों को एमिनो एसिड पाउडर के रूप में बेचा जाता था। ऑथेंटिक सोया को फर्मेंट करने में लगने वाले 2 सालों के मुकाबले में ये प्रोसेस बहुत तेज था और प्रोडक्शन कॉस्ट भी आधी हो गई थी। यार ये कहानी सुनकर तो आपकी भी इच्छा हो रही होगी ना कि उल्टी करके एक बालों का गुच्छा निकाल ही दिया जाए, लेकिन शायद असलियत इतनी भयानक नहीं जितनी की लग रही है। इस संदिग्ध प्रोडक्ट के ऊपर एक भी लेबोरेटरी टेस्ट नहीं किया गया और ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ एक टीवी रिपोर्ट से निकल कर आई थी जो कुछ वर्कर्स के बयानों पर आधारित थी। तो सारे सबूतों पर गौर करने के बाद आपको क्या लगता है भाई, कोई बेशर्म नाटक था ये या फिर एक चौंकाने वाला कांड? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। प्लास्टिक के टैपियोका पर्ल, बबल टी जिसे पर्ल मिल्क टी या बोबा टी के नाम से भी जाना जाता है, एक बड़ा ही विचित्र बेवरेज है जो एक ही टाइम में एक फूड भी हो सकता है और एक ड्रिंक भी। आमतौर पर ये ब्लैक टी, दूध, सिरप और टैपियोका पर्ल से बनता है। ये मीठी एशियन चीज बड़ी धूम मचा रही भाई और सिर्फ चाइना में ही लगभग 4.5 लाख दुकानें बबल टी ऑफर कर रही हैं। लेकिन इन कपों के पेंदे में कुछ भयानक छिपा हुआ है। 2019 में एक 14 साल की लड़की के पेट में दर्द उठा और उसका पॉटी करने का रास्ता ब्लॉक हो गया। जब उसका सीटी स्कैन किया गया तो पता चला कि 100 से भी ज्यादा अनडाइजेस्टेड टैपियोका बॉल्स ने उसकी आंतों को ब्लॉक कर दिया है। अब यहाँ अजीब बात यह है कि नॉर्मल टैपियोका बॉल्स के इंग्रेडिएंट से रेडियो रेज पास हो जाती हैं, इसलिए ये एक्सरे या सीटी स्कैन पर नहीं दिखते। पानी यानी ये बॉल्स किसी और चीज से बनी हुई है भाई। तो पता चला कि फ्रेश टैपियोका प्रोड्यूस करने के खर्च से बचने के लिए कुछ चाइनीज निर्माता पर्ल्स में पॉलीमर मटेरियल डालने लगे थे और ये कुछ और नहीं बल्कि प्लास्टिक बोतल का एक फैंसी तरीका है। भाई एक जांच के दौरान एक दुकान मालिक ने स्वीकार किया कि ये मोती एक केमिकल प्लांट में बनाए जा रहे थे, वो भी लेदर के जूते के सोल्स और पुराने टायर से। यार आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब किंगदाओ यूनिवर्सिटी के केमिकल एक्सपेरिमेंट सेंटर ने लोकल मार्केट से पर्ल के सैंपल लेकर उनको टेस्ट किया
तो पता चला कि वो भयानक तौर पर चिपकने वाले थे, बिल्कुल गोंद की तरह। भाई अगर वो हकीकत में इतने चिपचिपे थे तो बेचारी 14 साल की बच्ची कितनी देर तक टॉयलेट सीट पर बैठी रही होगी। बहुत ही डरावना है ना। खतरनाक दूध। 2008 में चाइना की दूध इंडस्ट्री में भूचाल आ गया जब एक कंटामिनेटेड मिल्क फार्मूला पीने से लगभग 3 लाख बच्चे बीमार हो गए। इन बेचारे नन्हे मुन्नों की दूध की बोतल में जो पाउडर मिक्स किया गया था उसमें मेलामाइन का घातक डोज था। ये वो केमिकल कंपाउंड है जिसका उपयोग निर्माताओं द्वारा प्लास्टिक के बर्तन, फर्टिलाइजर और यहाँ तक कि कंक्रीट बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन जब इसे फूड प्रोडक्ट में डाला जाता है तो उससे प्रोटीन कंटेंट ज्यादा दिखने लग जाता है और बच्चों को लंबा और मजबूत बनाने के लिए भैया प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। बदकिस्मती से इस फार्मूला के टेस्ट सैंपल्स में मैक्सिमम लिमिट से लगभग 5000 गुना ज्यादा मेलामाइन पाया गया। यह फार्मूला ना सिर्फ उन्हें बड़ा होने में मदद करने वाला था बल्कि उनमें बड़े किडनी स्टोन भी पैदा करता। उनकी किडनी फेल होने का खतरा भी था। आखिरकार 6 बदकिस्मत शिशुओं की मौत हो गई और 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो दूध डीलरों झांग यूजुन और गैंग जिनपिंग को लोगों की जान खतरे में डालने के लिए मौत की सजा दी गई। उन्होंने जुलाई 2007 से अगस्त 2008 तक सच्चाई जानते हुए भी डेयरीज को लगभग 850 टन जहरीला दूध बेचा। आखिर में बात सामने आई कि सानलू नाम की प्रोडक्शन कंपनी को यह पता था कि वो जहरीला दूध बेच रहे हैं। जब तक प्रोडक्शन बंद हुआ तब तक वे लगभग 1000 टन दूध अपनी डेयरी से बेच चुके थे। ये बातें सामने आई कि स्कैंडल बहुत बड़ा था। पूरी दुनिया से दूध की विशाल खेपों को वापस मंगवा लिया गया। उन्हें ह्यूबेई में इस तरह की लैंडफिल में डंप कर दिया गया और नष्ट भी कर दिया गया। इस मामले से तो भाई मुझे समझ में आ गया कि फटे दूध पर रोना किसे कहते हैं। फाउल फिश फूड। बदकिस्मती से सिर्फ बेबी मिल्क ही नहीं था जो खतरनाक मेलामाइन से दूषित पाया गया। इस दूध वाले स्कैंडल के सामने आने के कुछ ही महीने बाद हांगकांग में फूड इंस्पेक्टर्स ने पाया कि चीन से इंपोर्ट की गई फिश फीड भी जहरीले कंपाउंड से दूषित थी। फीड में मेलामाइन का लेवल 14.5 मिलीग्राम प्रति पाउंड था जो हांगकांग के लीगल लेवल से लगभग 2 गुना था। ये शायद सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लग रहा, लेकिन अगर डोज इकट्ठे होते जाएं तो इसको खाने वाले जानवरों में इस लेवल से ब्लैडर स्टोन्स भी बन सकते हैं और कैंसर हो सकता है। लेकिन भाई आखिर ये फीड में आया कैसे? चाइना ने इसकी जिम्मेदारी कुछ हद तक रोक फूड और फीड डीलर्स पर मढ़ दी, लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि मेलामाइन का उपयोग पूरे देश में एक कॉमन पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। ये पौधों द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है और धुलकर नदियों में बह जाता है, जिसका मतलब था कि प्रोडक्शन में यूज हुआ मेलामाइन इनमें से किसी भी सोर्स से आ सकता है। और इस तरह से बहकर होने वाले पॉल्यूशन से मछुआरों का समाज वैसे ही परेशान था। 2007 में ह्यूबेई प्रांत के वुहान में इस झील में 1,10,000 पाउंड मछलियां प्रदूषण के कारण मर गई थीं। फिर 2013 में ह्यूबेई में फू नदी के 19 मील की दूरी तक हजारों मछलियां ऊपर आ गईं। ये पास के एक केमिकल प्लांट से निकलकर बहने वाली पॉल्यूशन से मर गई थी। इसलिए जब तक चीन इस पॉल्यूशन का एक पुख्ता इलाज नहीं ढूंढ लेता, सी फूड से दूर रहना ही अच्छा है मेरे भाई। 70 के दशक का स्टेक। 2015 में चीनी अधिकारियों ने फ्रोजन मीट तस्करी के माफिया के एक ऐसे ऑपरेशन का भंडाफोड़ किया जिसने सभी के मुंह में एक पुराना स्वाद छोड़ा था। लगभग 900 टन के इस जखीरे में फ्रोजन फूड का एक ऐसा बैच था जो कुछ कस्टम एजेंट्स की पैदाइश के पहले का था। कुछ लेबल्स पर 1970 के दशक की डेट थी। किस्मत से इसे अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया था। ये यूनान प्रांत के रेस्टोरेंट, रिटेल विक्रेता और सुपरमार्केट में जा रहा था। ये पकड़ धकड़ एक बहुत बड़े ऑपरेशन का हिस्सा थे जिसमें लगभग $500 मिलियन कीमत के 1,10,000 टन से अधिक बासते हुए फ्रोजन मीट की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि इस तरह का मांस बहुत सस्ते दामों पर मिल जाता है, फिर भी इतने सड़े हुए पार्सल को ले जाने वाले स्मगलर हर तरफ से कॉस्ट में कटौती करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उन्हें अक्सर बिना रेफ्रिजरेशन की गाड़ियों में ले जाया जाता है। जब तक वे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो बताना मुश्किल होता है कि वो मांस कितने समय से स्टोर किया गया था। 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना। वेल यहाँ तो 45 साल हो गए थे भाई। कुछ लोगों को जरूर थोड़ी पुरानी स्टेक पसंद है, लेकिन ये तो हद ही हो गई। इसमें से किस स्कैंडल ने आपके पेट को हिला कर रख दिया? क्या आपको कोई और कांड मालूम है जिसे देखकर इससे भी ज्यादा उल्टी करने की इच्छा हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।